चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वे मंजिल नहीं पा सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉर्थ एट वाईफाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन डिस्कस कर रहे थे फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में। जिस सीरीज में अपन ये पढ़ रहे थे उसका नाम अपन ने रखा था फार्मा स्नैप सीरीज। इस सीरीज में पहले भी 2-3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस सीरीज में यूट्यूब चैनल पर जाएं और उन वीडियो को जरूर देखें। आज की क्लास में जिस इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो ड्रग कैटेगरी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, और उसमें अपन पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट किसी भी ड्रग से जुड़े हुए साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनता है वो है इसके साइड इफेक्ट से जुड़ी हुई नर्सिंग रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे यानी विकास के साथ, और अपन डिस्कस कर रहे हैं आज एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। एंटी साइकोटिक ड्रग्स दो वर्ड से मिलकर बना है। ये फेज फर्स्ट इज द एंटी, सेकंड वन इज द साइकोसिस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के डिजीज पोर्शन में आप सभी ने डिजीज की दो कैटेगरियों के बारे में सुना होगा। फर्स्ट इज द साइकोसिस, सेकंड वन इज द न्यूरोसिस। साइकोसिस डिसऑर्डर्स जो भी डिसऑर्डर होते हैं, आइदर इट्स अ फंक्शनल आइदर इट्स अ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, इनमें इंसाइट अब्सेंट होती है, सिम्टम्स थोड़े सीवियर होते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करने का ट्रेंड न्यूरोसिस की कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन्हीं के एंटी, इन्हीं को ट्रीट करने के लिए इन्हीं के खिलाफ एक्शन करने वाली ड्रग्स क्या कहलाती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहलाती हैं। बहरहाल अपन अपने टॉपिक पे लौटते हैं और जानते हैं एंटी साइकोटिक को और किस नाम से जाना जाता है। तो इनको न्यूरोलेप्टिक्स या मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम होता है इनका डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी इनको D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी अपन कहने वाले हैं, क्योंकि ये बॉडी में डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती हैं। अब डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का साइकोसिस में क्या रोल होता है, यानी डोपामिन किस तरह से साइकोटिक फीचर्स बॉडी में देखने को मिलते हैं, इनके बारे में अपन एक डोपामिन हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, और अपन देखेंगे कि कैसे डोपामिन जो है वो न्यूरोट्रांसमिशन साइकोसिस फीचर्स बॉडी में अपीयर करवाता है। तो लिम्बिक सिस्टम आप सभी ने सुना होगा, ब्रेन का सेंट्रल नर्व सिस्टम का एक पार्ट है, दैट इज द लिम्बिक सिस्टम, और इसको अपन इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इमोशनल ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम। इस सिस्टम में जब भी डोपामिन का लेवल बढ़ता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, तो लिम्बिक सिस्टम में जो है वो डोपामिन के रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, स्टिमुलेट डोपामाइन रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर जो होते हैं वो GI टाइप के यानी इनहिबिटरी टाइप के रिसेप्टर होते हैं। तो यहाँ इन D2 रिसेप्टर्स का स्टिमुलेट होना इनहिबिशन करता है, और इनहिबिशन किसका करता है, ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिशन करते हैं यहाँ पे थॉट्स और इमोशंस को। लिम्बिक सिस्टम चूंकि इमोशनल ब्रेन है, तो ये इमोशंस और थॉट्स को यहाँ पे इनहिबिट करने का काम करते हैं, और इसी की वजह से अपने को क्या देखने को मिलते हैं, साइकोटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं बॉडी में। तो इस डोपामिन की हाइपर एक्टिविटी या इस डोपामिन के स्टिमुलेट होने से क्या देखने को मिलते हैं, साइकोटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं साइकोटिक फीचर या साइकोटिक सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए अपन एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जो कि इसी लिम्बिक सिस्टम में डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करने वाली है। अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो ओवरव्यू अपन ले चुके हैं, ये फर्स्टली या मेनली किसका काम करती हैं, ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ये कई बार देखने को मिलता है, दैट इज द 5-HT2 रिसेप्टर, यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करने का काम करती है। 5-HT2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करने का काम करती है। इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है एंटीसाइकोटिक। फर्स्ट इज द टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड सेकंड वन इज द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जो प्योरली डोपामिन को
ब्लॉक करने का काम करती हैं वो टिपिकल कैटेगरी में आती हैं, और जो मेनली, नॉट प्योरली, दैट इज द मेनली जो 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आती हैं। ये लिटिल अमाउंट में डोपामिन या D2 ब्लॉक भी करती हैं। D2 रिसेप्टर ब्लॉक का भी फंक्शन ये करती है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के बारे में। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी ओल्ड कैटेगरी है, यानी ये पहले खोजी जाने वाली ड्रग्स हैं। ये मैक्सिमम साइड इफेक्ट शो करती हैं और ये लो पोटेंट होती हैं एज कंपेयर टू टिपिकल। तो टिपिकल के कंपैरिजन में ये ओल्ड है, यानी पुरानी खोजी गई है। इनकी पोटेंसी भी कम होती है और इनके कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अपन इसके यूजेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेस पोटेंट और मैक्सिमम साइड इफेक्ट होती हैं, तो इनका यूज भी सेकेंड लाइन ड्रग्स के रूप में होता है, यानी ये यूज होती है सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, यानी ये साइकोसिस के ट्रीटमेंट पे, या और बात कहें तो ये सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में सेकेंड लाइन ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं, ऐसा अपन देखते हैं। इसके साथ साथ और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। ये मेनिया में भी यूज की जाती हैं, इसको अपन डिप्रेशन में भी यूज करते हैं। और किस में यूज करते हैं इसको इसको अपन ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में भी इसको यूज करते हैं। एक और स्पेशल यूज इसका यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज द एंटी इमेटिक। यस, एंटी इमेटिक यानी जो वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है, इस तरह का इफेक्ट भी इन ड्रग्स से देखने को मिलता है, यानी एंटी इमेटिक। और एंटी इमेटिक्स में एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, यानी एक कोई सी भी ड्रग्स जो इसमें यूज नहीं होती है, और इसका एक्सेप्शन जो है वो है थायोरिडाजिन। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि थायोरिडाजिन क्या है, कौन सी ड्रग है, लेकिन अभी के लिए सारी ड्रग्स जो है टिपिकल में वो एंटी एमेटिक्स इफेक्ट भी देती हैं एक्सेप्ट थायोरिडाजिन। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो होती हैं वो दो क्लास में बांटी गई है, लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी ड्रग्स एज इनके फंक्शन की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। जो लो पोटेंसी ड्रग है उनमें इंपोर्टेंट है CPZ यानी क्लोरप्रोमाजिन, इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक और एग्जांपल है जिसका नाम है थायोरिडाजिन, जिसका मैंने अभी डिस्कस किया था। हाई पोटेंट ड्रग में तीन इंपोर्टेंट ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज द हेलोपेरिडोल, सेकंड इज द फ्लूफेनाजिन और थर्ड इज ट्राइफ्लूफेनाजिन। हेलोपेरिडोल या इसको HPD के नाम से भी जानते हैं, ये इंपोर्टेंट ड्रग है और इसका भी अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में, यानी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की दोनों कैटेगरी, आइदर इट्स अ लो पोटेंसी आइदर इट्स अ हाई पोटेंसी, इन दोनों से मोटा मोटी क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इनके डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की नेचर के अकॉर्डिंग, यानी जिस फंक्शन से या जिस इनकी स्पेशलाइजेशन है डोपामिन को ब्लॉक करने की, उस डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने से किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा, इसको ब्लॉक करने से EPS यानी एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं साइड इफेक्ट के तौर पे। और दूसरा देखने को मिलता है यहाँ पे हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, यानी प्रोलैक्टिन का हार्मोन बहुत ज्यादा होता है। जब भी बॉडी में डोपामीन का लेवल बढ़ता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को कम करने का काम करता है। आगे अपन डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो इफेक्ट है यानी EPS और हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, ये पूरी की पूरी एटिपिकल ड्रग्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हेलोपेरिडोल के साथ, यानी हेलोपेरिडोल के साथ ये मैक्सिमम देखने को मिलती है, और सबसे कम ये देखने को मिलती है थायोरिडाजिन के साथ। ये दोनों ही साइड इफेक्ट जो कि डोपामिन के ब्लॉक करने से देखने को मिलते हैं, ये दोनों ही हेलोपेरिडोल के साथ मैक्सिमम देखने को मिलते हैं और थायोरिडाजिन के साथ ये सबसे कम देखने को मिलते हैं। बात करें मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, यानी इन ड्रग के मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज द हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को
ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करती है। और सेकंड इसके साथ मिलता है डिसलिपिडेमिया, यानी ये बॉडी में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने का काम करती है, डिस्टर्ब करने का काम करती है। अब अपन 1 to 1 डिस्कस करते हैं ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहली जो ड्रग है वो है क्लोरप्रोमाजिन, और इसका दूसरा नाम मैंने बताया था आपको, शॉर्ट फॉर्म है इसको CPZ नाम से भी जानते हैं। ब्रांड नेम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CPZ का ब्रांड नेम क्या है, तो इसको अपन लार्जेक्टिल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। जो CPZ के साथ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी, ये कैमरा या सेल्फी लेने वाला फोटो सेंसिटिविटी नहीं है। फोटो सेंसिटिविटी का बेसिक मीनिंग होता है लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिव होना, सनलाइट के अगेंस्ट जो है ग्लेयर आना, आंखों का चौंध होना, चकाचौंध होना। तो यहाँ पे जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी अगर किसी पेशेंट को फोटो सेंसिटिव साइड इफेक्ट है किसी भी ड्रग से, किसी भी साइड इफेक्ट के तौर पे कहीं पे भी अगर फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलता है, तो नर्स का रोल होता है पेशेंट को प्रोटेक्ट करना यूवी रेस से या सनलाइट एक्सपोजर से। तो यहाँ क्या करना है, को प्रोटेक्ट अगेंस्ट सनलाइट। अपन पेशेंट को सनलाइट एक्सपोजर से क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उसको फोटो सेंसिटिविटी साइड इफेक्ट इस ड्रग से देखने को मिल रहा है। अब अगर आप लिपिन कोड जैसी बुक्स को सॉल्व करते हैं, या आप एनक्लेक्स में भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे सीधी कॉपी पेस्ट कर दी है, दैट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ CPZ इज मोर इफेक्टिव देन इट्स टैबलेट फॉर्म। यानी क्लोरप्रोमाजिन या लार्जेक्टिल जो है वो बॉडी में लिक्विड फॉर्म में ज्यादा एक्शन, ज्यादा पोटेंट देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इसी की टैबलेट फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन अगली ड्रग, दैट इज द HPD या हेलोपेरिडोल के बारे में। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स। HPD का ब्रांड नेम क्या होता है, तो इसका ब्रांड नेम देखने को मिलता है सेरेनेक। सेरेनेक इसका ब्रांड नेम देखने को मिलता है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको कभी भी अकेला बॉडी में एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, यानी इसको कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। और किसका कॉम्बिनेशन देते हैं, इसके साथ अपन प्रोमेथाजिन या फिर फेनार्गन ड्रग्स का एम्पूल देते हैं, यानी अपन देते हैं एक एम्पूल इसका प्रोमेथाजिन, या इसको अपन फेनार्गन भी बोलते हैं। और इसके साथ अपन देते हैं 2 एम्पूल हेलोपेरिडोल यानी HPD का। तो ये मिक्सचर जो है वो बॉडी में दिया जाता है। बेसिक यहाँ पे क्या रोल होता है इस फेनार्गन का, तो ये फेनार्गन जो होती है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं। तो एंटी हिस्टामिन इफेक्ट के लिए इसको क्या दिया जाता है, हेलोपेरिडोल के साथ मिक्स करके बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। अब बात करते हैं अपन इसके साइड इफेक्ट की। तो हेलोपेरिडोल के साथ सबसे ज्यादा EPS देखने को मिलता है एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के अंदर, यानी इसके साथ जो होता है मैक्सिमम EPS देखने को मिलता है सारी ड्रग्स के कंपैरिजन में। मैक्सिमम EPS देखने को मिलता है इसके साथ। साथ साथ ही इसमें देखने को फोटो सेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है, फोटो सेंसिटिविटी भी, यानी इसी ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी है। और यहाँ पे भी अपन पेशेंट्स को सनलाइट एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके साथ एक स्पेशल तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जो कभी कभार EPS के साथ जोड़ के देखा जाता है, और उसका नाम है ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। क्या होता है, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस क्या होता है, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। डिटेल में अपन इसको देखते हैं यहाँ पे, दैट इज द ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस। बेसिकली ये फेशियल सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी इसके जो भी सिम्टम्स है वो फेस पे अपीयर होने वाले होते हैं। 4 तरह के इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो देखने को मिलता है दैट इज द फिक्स्ड अपवर्ड गेज। अब फिक्स अपवर्ड गेज क्या होता है,
यानी आई बॉल्स का ऊपर की तरफ रोटेट होना, यानी अप रोलिंग हो जाना, क्या कहते हैं इसको? आई अप रोलिंग, आई अप रोलिंग, या इसको फिक्स्ड अपवर्ड गेज भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें नेक मसल्स का स्पाज्म भी देखने को मिलता है, जॉ क्लेंचिंग, और फेशियल ग्रीमेसिंग भी देखने को मिलती है। क्या होता है ग्रीमेसिंग? तो बेसिकली ग्रीमेस का मतलब होता है मिक्स तरह के अटपटे एक्सप्रेशन मिलना, यानी फेशियल एक्सप्रेशन का इनएप्रोप्रिएट हो जाना क्या कहलाता है? फेशियल ग्रीमेसिंग कहलाता है। तो ये 4 तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस के अंदर। क्वेश्चन आता है इसके ट्रीटमेंट पे। तो ओक्यूलोगायरिक का ट्रीटमेंट अपन कैसे करते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो रहने वाली है बेंजोट्रोपिन, बेंजोट्रोपाइन, या फिर अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डाइफेनहाइड्रामाइन या बेंजोडाइजेपिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस, जो कि एक साइड इफेक्ट है हेलोपेरिडोल का, उसके ट्रीटमेंट में। क्या बेसिक फंक्शन या क्या कैटेगरी है इस ड्रग्स की? तो ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ये एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी की ड्रग होती है जिसका अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं हेलोपेरिडोल की साइड इफेक्ट की ट्रीटमेंट के साथ। अब मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। तो ये भी हेलोपेरिडोल के साथ ज्यादा देखने को मिलता है, यानी आपको याद रखना है कि जो हेलोपेरिडोल है ये कॉज करती है साइड इफेक्ट के तौर पर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिया? तो सिंपली ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है। तो हेलोपेरिडोल को आप कॉशनली यूज करेंगे डायबिटीज पेशेंट में, ऐसे पेशेंट जिनमें क्या है टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज है, यानी जिनमें ऑलरेडी ग्लूकोज के इम्बेलेंस की टेंडेंसी ज्यादा है, उनमें आप इनको ड्रग्स को यूज करने से पहले सावधानी बरतेंगे। और कभी कभार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि हेलोपेरिडोल क्या है? ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसके साथ? इंसुलिन थेरेपी के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन के इफेक्ट को ये क्या कर देती है? नलिफाई करती है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, हेलोपेरिडोल वहीं पे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा के इंसुलिन के इफेक्ट को नलिफाई कर देती है। तो इन दोनों का साइमल्टेनियसली यूज जो है बॉडी में, वो कभी कभार क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है इसका यूज। अब अपन नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, दैट इज द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फर्स्ट इज द टिपिकल, वो ओल्ड थी, ये कंपैरेटिवली न्यू ईयर ड्रग्स हैं, इनको बाद में खोजा गया है या इसको लेटेस्ट डिस्कवर भी कहते हैं। ये मैक्सिमम पोटेंट होती है और इनके साथ लेस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बात करें अपन इसके यूज की, इसका यूज कहाँ करते हैं? तो मैक्सिमम पोटेंट है और मिनिमम साइड इफेक्ट है, तो और क्या ही चाहिए किसी ड्रग्स को यूज करने के लिए? तो दैट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन द साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया। तो ये क्या रहने वाली है? दैट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है किसमें? साइकोसिस में, आइदर स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसको भी अपन मेनिया, डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी डिसऑर्डर्स में, जिसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं, इंसोम्निया, इस तरह के डिसऑर्डर में भी अपन इस ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें ड्रग्स, आने वाली ड्रग्स यानी एटिपिकल्स के एग्जांपल क्या क्या है। तो इसमें भी 2 ड्रग इंपॉर्टेंट हैं, रेस्पेरिडोन और क्लोजापाइन। क्लोजापाइन इंपॉर्टेंट ड्रग है। 2 और ड्रग हैं, ओलेंजापाइन और क्यूटियापाइन। इनके बारे में भी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन 2 ड्रग जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ड्रग है दैट इज द रेस्पेरिडोन। अब रेस्पेरिडोन जो ड्रग है ये एटिपिकल में सबसे इफेक्टिव ड्रग है और इसके साथ सबसे कम साइड इफेक्ट देखने को
मिलते हैं। तो ये क्या है, ये है मैक्सिमम पोटेंट D2 ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये सबसे ज्यादा पोटेंट D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, अगर भी क्वेश्चन के रूप में ये लाइन पूछ ली जाए तो। इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि रेस्पेरिडोन से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ मैक्सिमम ईपीएस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरी एक एंटीसाइकोटिक कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम ईपीएस हेलोपेरिडोल के साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम ईपीएस इन द कैटेगरी ऑफ ओनली एटिपिकल, जो ये एटिपिकल अपन पढ़ रहे हैं, इस एटिपिकल के साथ अगर पूछ ले कि इस ओनली एटिपिकल वाले सेक्शन में किसके साथ सबसे ज्यादा ईपीएस देखने को मिलते हैं, तो वो है रेस्पेरिडोन, यानी मैक्सिमम ईपीएस अमंग एटिपिकल एंटी साइकोटिक। और यहाँ पे ये वर्ड आपको याद रखना है, अमंग एटिपिकल। सेकंड, इसका साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है डिसरिथमिया, यानी ये हार्ट के रेट और रिदम में चेंजेस करती है, डिसरिथमिया देखने को मिलता है। अगर कोई भी ड्रग हार्ट की रेट और रिदम के साथ छेड़छाड़ करती है तो नर्सिंग रोल अगर यहाँ पे पूछे क्वेश्चन के रूप में, तो नर्सिंग रोल होता है ईसीजी करना, पेशेंट की ईसीजी प्रियर टू स्टार्ट ड्रग, यानी ड्रग स्टार्ट करने से पहले अपन उसकी ईसीजी करके देखेंगे कि पेशेंट ऑलरेडी डिसरिथमिया से सफर तो नहीं कर रहा है। अगर पेशेंट ऑलरेडी डिसरिथमिया डिसऑर्डर से ग्रसित है तो ऐसे में इसका रेस्पेरिडोन का यूज होता है वो लीथल हो सकता है, पेशेंट में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके अगले साइड इफेक्ट की, दैट इज द मैक्सिमम हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, हाइपरप्रोलैक्टिन। इसके साथ प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया नाम बहुत बार आ चुका है, देखते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया होता क्या है। तो जैसा कि बेसिक मैंने आपको बताया, प्रोलैक्टिन का लेवल डोपामीन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डोपामीन जो होता है, डोपामाइन लेवल वो होता है 1 प्रोपोर्शनल टू प्रोलैक्टिन लेवल, यानी जब भी डोपामिन का लेवल बढ़ेगा प्रोलैक्टिन का लेवल घटेगा। और इस ड्रग में अपन डोपामिन को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी डोपामिन के लेवल को कम कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट के तौर पर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, यानी प्रोलैक्टिनेमिया देखने को मिलता है। तो अगर बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, आप सभी को पता होगा कि प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क के फॉर्मेशन या सिंथेसिस का काम करता है। तो यहाँ पे मिल्क का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी फर्स्ट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा इफेक्ट वो होता है गैलेक्टोरिया, मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकंड जो देखने को मिलेगा, मिल्क बनता कहाँ से है, तो ये ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट ग्लैंड से बनता है। तो यहाँ पे ब्रेस्ट ग्लैंड से या ब्रेस्ट टिश्यूज का जो है एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज द गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलता है, और यहाँ ये क्या होता है, मेल्स के अंदर जो होता है वो ब्रेस्ट ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। थर्ड, इसके साथ सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है। और फोर्थ और इंपोर्टेंट जिसके लिए अपन ये हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया पढ़ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज एमेनोरिया। प्रोलैक्टिन का आपने सभी ने ओबीजी में पढ़ा होगा कि जब तक मदर लैक्टेटिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तब तक उसमें नेचुरली एमेनोरिया देखने को मिलता है, वो नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे भी सेम पेशेंट के साथ प्रोलैक्टिन बढ़ने के साथ एमेनोरिया देखने को मिलता है। बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, एमेनोरिया यानी एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर किसी पेशेंट में हेलिपेरिडोल या एंटीसाइकोटिक में इफेक्ट के तौर पर एमेनोरिया देखने को मिलता है, तो आप फीमेल को एडवाइस करेंगे कि आप कंटिन्यूअस जो प्रीवियस एंटी यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन, उनका यूज जो है वो रेगुलर रखेंगे, यानी एडवाइस टू यूज प्रीवियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एज ऑन गोइंग। तो यहाँ पे आप क्या एडवाइस करेंगे, आप एडवाइस करेंगे कीप यूजिंग प्रीवियस
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो आप पहले से मेथड्स यूज करते आ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, उनका उपयोग जो है वो जारी रखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। लिपिनकोड और मॉसबी के क्वेश्चंस में भी एक दो बार इस पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप अगर वो सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर ये देखने को मिलेगा। सेकंड बात करते हैं अपन एटिपिकल में इंपॉर्टेंट ड्रग की, दैट इज द क्लोजापाइन। अगर क्वेश्चन की अप्रोच से अगर बात करें तो सीधा शॉर्टकट है, क्लोजापाइन का सी आपको सीधा सीबीसी याद रखना है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सीधा क्वेश्चन इससे बनता है। अब सीबीसी क्यों करवाते हैं, बाकी क्लोजापाइन की क्या डिटेल है, ये जल्दी से देख लेते हैं आप। तो क्लोजापाइन है ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है, मोस्ट इफेक्टिव, और इसके साथ मिनिमम ईपीएस और साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यानी ऑल ओवर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अगर अपन बात करें तो सबसे मोस्ट पोटेंट या इफेक्टिव जो है वो है क्लोजापाइन ड्रग्स, और इसके साथ मिनिमम ईपीएस देखने को भी मिलते हैं। यानी ये बहुत अच्छी ड्रग है और इसी के साथ ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब इतने अच्छे अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है एज अ रिजर्व ड्रग। इसको रिजर्व ड्रग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी ड्रग्स का यूज अपन कर चुके होते हैं, फिर भी अगर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो इसको यूज किया जाता है साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए। बात करेंगे सीधा पॉइंट पे, तो उससे पहले देखते हैं एज अ रिजर्व ड्रग। रिजर्व ड्रग यानी इसको बचा के रखा जाता है अगर किसी भी ड्रग का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो किसमें होती है, ये रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया में ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और इस लाइन को आपको याद रखना है। ये और भी एक कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, दैट इज द सुसाइडल टेंडेंसी। अगर पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइड करना चाहता है पेशेंट, तो उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में क्लोजापाइन का यूज अपन करते हैं, दैट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन द सुसाइडल टेंडेंसी। थोड़ा सा नॉलेज अगर इसके बारे में लें कि और कौन सुसाइडल टेंडेंसी का ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पे अपन डिस्कस करें तो सुसाइडल टेंडेंसी में फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन क्या यूज करेंगे, क्लोजापाइन। सेकंड इसमें अपन यूज करेंगे एक ड्रग जिसका नाम है लिथियम, और थर्ड अपन जिसका यूज करेंगे वो है ईसीटी, यानी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। जो ईसीटी अपन देते हैं वो यूज करने वाले हैं ओनली सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में। और इसका डिस्कशन अपन फार्मा स्नैप के दूसरे वीडियो में, अपन तीसरे वीडियो में अपन लिथियम ड्रग का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो डिटेल में लिथियम के ऊपर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं अपन क्लोजापाइन के साइड इफेक्ट की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सीबीसी इसका नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसका जो इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट कम कर देना। यानी इसके साथ डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट देखने को मिलता है, और इसको अपन एक मेडिकल टर्म में कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइटोसिस या ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं अपन, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, या अपन इसको ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर WBC का काउंट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बार बार WBC को रिपीटेडली ब्लड में चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है, वो होती है पेशेंट की क्या करवाना, सीबीसी करवाना। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि क्लोजापाइन के साथ कौन सा ब्लड टेस्ट, आइदर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी या कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्लोजापाइन के साथ WBC का काउंट लो होता है और बार बार सीबीसी करवाने के लिए एडवाइस अपन देते हैं। इसके साथ साथ इसमें हाइपर सलाइवेशंस देखने को मिलते हैं, टेकिकार्डिया, ड्राउसीनेस और डिजीनेस, ट्रेमर और ब्लड विजन भी इसका एक साइड इफेक्ट है क्लोजापाइन के साथ, ये सब भी देखने को मिलते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया सीबीसी और एक ग्रेनुलोसाइटोसिस इसका मेन साइड इफेक्ट है जो एग्जामिनर के फोकस में रहता है। नेक्स्ट ड्रग की अगर बात करें ओलेंजापाइन, ये भी एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। ओलेंजापाइन, ओ से आपको मोटा पेट याद रखना है, बड़ा पेट अगर किसी का है तो वो ओ शेप में होगा। तो ओलेंजापाइन जो होता है वो होता है
इसको अपन बोलते हैं एपेटाइजर। क्या बोलते हैं? एपेटाइजर ऑफ एंटीसाइकोटिक। यानी एंटीसाइकोटिक्स में ऐसी ड्रग हैं जो क्या करती हैं, भूख लगाती हैं, यानी पेशेंट्स को इससे बहुत ज्यादा भूख लगती है। और इसके साथ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि पेशेंट को भूख लगेगी, पेशेंट खाएगा, तो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा इसके साथ? इसके साथ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा वेट गेन। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा खाएगा तो इसके साथ क्या देखने को मिलेगा? वेट गेन देखने को मिलेगा। और अगर पेशेंट इसको ले रहा है, वो बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, तो उसके साथ जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है वो होती है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वेट। तो अपन पेशेंट का क्या चेक करेंगे? वेट मॉनिटर करेंगे। ये इसके साथ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर अपन बात करते हैं क्यूटियापाइन की। तो यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आता है इसके साइड इफेक्ट से। जो क्यूटियापाइन के साथ देखने को मिलता है दैट इज द कैटरेक्ट, यानी मोतियाबिंद की बीमारी इसके साथ देखने को मिलती है। अगर पहले से ही ऐसे पेशेंट हैं ओल्ड एज जिनमें कैटरेक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है या वो रिस्क में है, तो उनके साथ इनको कॉशनली यूज करेंगे। एक और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इसके साथ ईसीजी चेंजेस या डिसरिथमिया भी देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको पूछा जा सकता है कि ईसीजी चेंजेस इसमें देखने को मिलता है। अब किस तरह के ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। वापस अगर आप एनक्लेक्स मॉस्बीज के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल यानी क्यूटी इंटरवल जो होता है वो बढ़ जाता है और टी वेव जो है वो एबनॉर्मल देखने को मिलती हैं। तो दो ईसीजी साइड इफेक्ट या ईसीजी चेंजेस इसके साथ देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और सेकंड वन इज द टी वेव एबनॉर्मलिटी। अब ईपीएस जैसा कि मैंने आपको बताया था एंटीसाइकोटिक का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम। ये अपने आप में एक बहुत बृहद टॉपिक है और इसका जो डिस्कशन है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अंत तक देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो अपने कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। नॉर्थसेट वाईफाई से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।